तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे वो किस्सा जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा, और साथ में आपको कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो शायद आज तक आप में से बहुत लोगों ने नहीं देखी होगी। मुन्ना जिंगड़ा की उसकी फैमिली के साथ तस्वीरें, अपनी पत्नी और अपनी माँ या और कोई रिश्तेदार, कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन तस्वीरें हाथ में लगी हैं जिनमें मुन्ना जिंगड़ा और उसकी फैमिली, परिवार नज़र आ रहा है। वो आपको इस एपिसोड के साथ दिखाएंगे, तो अंदर वो तस्वीरें देखना मत भूलिएगा। और ये कहानी भी मुन्ना जिंगड़ा के उस आखिरी क्राइम की है जो उसने दुबई भागने से पहले किया था। 97 में उसकी ज़मानत होती है। ज़मानत से छूटने के बाद एक ऐसा क्राइम करता है जिसको करने के बाद छोटा शकील उसको दुबई बुला लेता है, और 2 साल के बाद तकरीबन बैंकॉक में छोटा राजन के ऊपर हमला करने में मुन्ना जिंगड़ा का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात की चर्चा भी करेंगे, क्योंकि छोटा शकील नहीं चाहता था कि उसका इतना कारगर शार्प शूटर, इतना अच्छा निशानेबाज, इतना डेयरिंग आदमी कहीं और रिस्क में नहीं आना चाहिए। मुंबई में रहेगा तो और कारनामा करेगा, कई बड़े केस में अंदर हो गया तो ज़मानत करवानी मुश्किल होगी। इसलिए उसको 97 में दुबई बुला लिया जाता है। वहाँ से वो आदमी कराची जाता है और अल्टीमेटली 2000 में जब छोटा राजन पे हमला होता है तो बैंकॉक पहुँच जाता है। बहुत से और भी लोग होते हैं उसमें, लेकिन मेन शूटर जो था वो मुन्ना जिंगड़ा था। एक पूरा एपिसोड हमने आपको दिखाया था जिसमें मुन्ना जिंगड़ा ने हमसे बात भी की थी, लेकिन वो बातचीत सारी व्हाट्सएप चैट पे की थी। वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं किया था, उसने मना किया था। हालांकि मेरे साथ फ़ोन पे बात होती थी, लेकिन उसने रिकॉर्डिंग करने से मना किया था, तो हमने नहीं की। खैर, वो पुराना किस्सा है, आपने सब सुना। उसमें कुछ मुन्ना जिंगड़ा ने अपनी तस्वीरें भेजी थी छोटी छोटी अपने क्लास फेलो के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जो आपको दिखाई गई थी, लेकिन वो बहुत छोटा साइज़ था। लेकिन जो अब नई पिक्चर्स 2 आई है मेरे पास, 3 आई हैं, एक ज़्यादा क्लियर नहीं है, बहुत पुराने ज़माने की ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है, वो काफ़ी दबी हुई है। कोशिश कर रहे हैं उसको लिफ्ट करवाने की, टेक्नोलॉजी के थ्रू हो जाएगा तो आने वाले दिनों में वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जो 2 तस्वीरें अच्छी क्लियर नज़र आती हैं वो आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। अब ऐसा कौन सा क्राइम था जो मुन्ना जिंगड़ा ने आखिरी किया मुंबई में और उसके बाद हमेशा के लिए देश छोड़ के चला गया? वो क्राइम था महीन सिंह पाटिल, जिसको महेंद्र सिंह पाटिल भी कहते थे। छोटा राजन के खास आदमी और उसके गैंग को पूरा संभालता था महेंद्र सिंह उसको मेन महीन भाई बोलते थे। महेंद्रा का शॉर्ट फॉर्म महीन भाई पाटिल। घाटला विलेज इलाके के चैम्बूर के रहने वाले। आपने बहुत मशहूर एक कार के स्टूडियो हुआ करता था, आजकल तो वो बिक गया और कुछ नई इमारतें बनने की फिराक चल रही है। आर के स्टूडियो के बिल्कुल सामने आप कोई 500 गज जाए तो घाटला विलेज आता है। मैत्री पार्क है, वहाँ पे बस अड्डा भी है, मैत्री पार्क का बस स्टॉप, उसके पीछे घाटला विलेज आता है। लेकिन उसी रोड पे थोड़ा आगे जाके एक बहुत बड़ा बंगला था महीन पाटिल का। उस बंगले में वो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ रहते थे और छोटा राजन के बहुत करीबी माने जाने वाले। हुआ कुछ ऐसे, आपको पहले महेंद्र सिंह पाटिल की इम्पोर्टेंस बता देता कि आपको समझ आए कि उसको मारने के पीछे छोटा शकील गैंग ने
मुन्ना जिगड़ा जैसे खतरनाक शूटर का इस्तेमाल क्यों किया, इसके पीछे भी कहानी है। और मारा क्यों महेंद्र पाटिल को, वो भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, कहानी थोड़ी सी उससे 10 साल पीछे जाती है, तकरीबन 9 साल। 1988 में अशोक जोशी पे हमले के पहले अरुण गवली के साथ छोटा राजन कंपनी का बहुत बड़ा तकड़ा एक विवाद पैदा होता है। कुछ लोग मारे जाते हैं एक दूसरे गैंग के। उसके बाद छोटा राजन कंपनी के 25-30 लोग, जिसमें माया ढोलक और पूरी छोटा राजन की टीम, सारी जितने उसके कारिंदे थे जो बाद में अशोक जोशी मर्डर केस में भी शामिल हुए, ये सब लोग दगड़ी चाल में घुस जाते हैं। दगड़ी चाल जो पूरे का पूरा किले की तरह बना हुआ अरुण गवली का गढ़, वहाँ पे जाके गोलियां चला के आते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज अरुण गवली को दिया। और उसके कुछ महीने के बाद ये अशोक जोशी कांड के बाद पूरी की पूरी टीम मुंबई छोड़ के दुबई चली जाती। अब अरुण गवली ने बदला लेना है, बदला ले तो कैसे ले। छोटा राजन नहीं है, उसके वो लोग जो हमले में शामिल थे, उनमें से बहुतेरे लोग दुबई पहुंच चुके थे। लेकिन बदला तो बदला होता है, लेना पड़ता है, ये अंडरवर्ल्ड का असूल है। तो उसी तरह जिस तरीके से छोटा राजन गैंग के 25-30 लोग दगड़ी चाल में घुसे थे, उसी तरह छोटा राजन का से बदला लेने के लिए अरुण गवली ने उसके खास आदमी को ढूंढा कि इनकी गैर हाजिरी में अगर इनको चोट पहुंचानी है तो महीन भाई पाटिल पे हमला करना पड़ेगा। और उसकी पूरी रैकी करके एक दिन उसी तरह 25-30 आदमी दगड़ी चाल से गाड़ियां भर के आते हैं, वही हथियार लेके, हाथी, बहाकी, हथौड़ा, तलवार, कोयता, चाकू, छुरी। और अरुण गवली खुद उस हमले को लीड करता है, आप खुद सामने आता है और माहिन पाटिल के घर को घेर लेते हैं, जो बगला किस्म का घर था, कोठी जैसा। और वो काफ़ी पॉश एरिया है, वहाँ जाके लंबे समय तक रुकना महफूज नहीं था। इसलिए अरुण गवली को जो करना था बहुत जल्दी करना था, क्योंकि उससे हार्डली 100 गज 100 गज दूर एक CIU की यूनिट थी, क्राइम ब्रांच की क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट, उसके साथ सामने गुरुदास कामत, जो उस समय के बहुत बड़े कांग्रेस लीडर थे, शायद MP थे उस समय भी, उनका बंगला था। और बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग उस एरिया में रहते हैं, पॉश एरिया है, तो कहीं से भी फटाफट पुलिस पहुंच जाती है वहाँ। उस जगह पे हमला करने का मतलब ये था कि बहुत जल्दी आपको काम निपटा के निकलना होगा। और जैसे उस घर में घुसते हैं तो 3 आदमी उनके सामने आते हैं, एक महेंद्र पाटिल, एक उनके साथ अनंत पाटनकर और एक गायकवाड़, बाकी बच्चे फैमिली वगैरह। अब इनको नाम पूछा जाता, आपका नाम क्या? तीनों समझाते हैं कि जान खतरे में है, अपना उल्टा सीधा नाम बता देते हैं, असली नाम नहीं बताते। लेकिन अरुण गवली को तो बदला लेना था। वो अपना रिवाल्वर हाथ में लेके खड़ा रहे, लोग से साथियों ने जो तोड़ फोड़ की उस घर की, और इन तीनों के ऊपर इतने बार किए कि हाथ हाथों पे चोट, टांगों पे, पीठ पे, सर पे, हर जगह खूनों खून, लहू लुहान करके तीनों जब गिर पड़े नीचे, और अरुण गवली को लगा कि अब इनका बचने का कोई साधन नहीं है, गोली नहीं चलाई उसने। वो अपना हथियार संभाल के रखा था, कुछ ज़रूरत पड़ी तो गोली चलाएंगे। लेकिन क्योंकि छोटा राजन के लोग दगड़ी चाल पे सिर्फ गोलियां चला के आए थे, उसका बदला वो इसके लोगों को इंजर्ड करके सबक देने के लिए आया था। और इनको तीनों को मरा हुआ समझ के अरुण गवली अपने आदमी को लेके वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। बहुत बड़ा इशू होता है, अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे होते हैं, तीनों को उठा के साइन हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ लंबे इलाज के बाद ये लोग थोड़ा ठीक होके वापस पटरी पे आते हैं। लेकिन
कुछ पुराना, अगर आप अखबार देखें, कुछ मुंबई का लीडिंग न्यूज़पेपर, उसमें एक कोर्ट हीयरिंग का, कोर्ट की कार्रवाई का जिक्र किया, जिसमें बता दिया कि महन भाई था वो उस हमले में मारा गया, पाटनकर और गायकवाड़ बच गए। और जब बहुत सालों के बाद उस केस की ट्रायल चल रही थी, जो केस चल रहा था, उसमें इन दोनों जो उस केस के गवाह थे, इन्होंने अरुण गवली को पहचानने से इनकार कर दिया। उसका कारण ये था कि जब ये केस हियरिंग के लिए कोर्ट में आया, फाइनल हियरिंग के लिए, तब तक महन भाई का मर्डर हो चुका था। तो उसको लोगों ने ये समझ लिया कि महन पाटिल का मर्डर 89 में हो गया था। अरुण गवली का जो हमला था वो 22 फरवरी 1989 को हुआ, मसलन अशोक जोशी पे हमले के कुछ महीने बाद। वो समय जब पूरी राजन कंपनी दुबई में बैठी थी, तो एक तरीके से अरुण गवली ने उसका बदला ले लिया। उसके बाद ये अंदर की लड़ाई चलती रही। महन भाई और उसके साथी थोड़ा ठीक हुए। राजन दोबारा भारत वापस नहीं आया, मुंबई नहीं लौटा। कंपनी के बड़े जो शूटर थे सब बहुत महीने तक मुंबई से गायब थे। तो पूरी कंपनी को संभालना, इकट्ठा रखना, जो दर्जनों कारिंदे थे छोटा राजन के, उनको सबका ख्याल रखना महेंद्र भाई की जिम्मेदारी थी। और उसके बाद ये दुश्मनियाँ चलती चलती एक और केस में महेंद्र भाई अरेस्ट होता है। और मैंने 3 ऐसे लोगों से बात की जो महेंद्र भाई के साथ आर्थर रोड जेल और नासिक जेल में 1997 तक उसके साथ जेल में थे। इन लोगों ने उसके जख्म भी देखे जो उसके शरीर पे थे, उसके पाँव की चोटें, हाथों पे काट पट के, पूरी छाती पे, पीठ पे सब जख्म उसने इन लोगों को दिखाए थे जेल में कि ये देखो कितने वार मेरे ऊपर हुए थे, लेकिन मैं बच गया। तो ये लोगों का कहना कि महन भाई 89 में मर गया था खाली एक अखबार की रिपोर्ट देख के, वो बात सही नहीं है। और जब वो केस का फैसला होना था, वो 99 में हियरिंग हुई थी, 10 साल बाद। तब तक महेंद्र भाई मर गया था। तो इन लोगों ने कह दिया कि अभी अरुण गवली से दुश्मनी लेने का फ़ायदा नहीं है। तो इन्होंने, गवाहों ने कह दिया कि हमने अरुण गवली को नहीं देखा था, हमने नहीं पहचाना था कि ये आदमी उस समय पूरे ग्रुप को लेके आया था, लीड कर रहा था। खैर वो कानूनी पैंतरे होते हैं। और वही पाटनकर भाई, अनंत पाटनकर, जो इस हमले का गवाह था, महेंद्र के साथ हॉस्पिटल में था, उसका दोस्त था, वो आज शिवसेना का कारपोरेटर है मुंबई से। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए। खैर उसके बाद 96 में छोटा राजन का खास आदमी मोहन कोटियन जैसे अलग हो गया था, उसका मर्डर किया जाता है रोहित वर्मा ये सब लोगों की तरफ से मैंगलोर में। एक मंदिर के रास्ते में जाते हुए गाड़ी रोक के उसको मार दिया गया। और वो रोहित वर्मा का आखिरी क्राइम था। उसके बाद उसको भी छोटा राजन ने बुला लिया था कि तुम्हारा अभी इंडिया में रहना ठीक नहीं है। वो हमने एक एपिसोड बनाया था कैसे मोहन कोटियन के मर्डर के बाद रोहित वर्मा छोटा राजन के साथ परमानेंटली विदेश में रहने लग जाता है, देश छोड़ के चला गया था। अब मोहन कोटियन का जो 96 में मर्डर हुआ, उसका बदला लेने के लिए, क्योंकि छोटा राजन के लोगों ने किया था, तो मोहन कोटियन के भाई बालू कोटियन ने छोटा शकील को टिप ऑफ किया कि इसका बदला लेना है तो महन भाई को अटैक करो, क्योंकि छोटा राजन के बड़े आदमी तो सब बाहर हैं, ये पूरे का पूरा काम यही संभालता है। और मोहन कोटियन को मानने वाले लोगों की पूरी जो मदद की है, जो पूरा उनका जो साथ दिया है, वो पूरे का पूरा महेंद्र पाटिल ने दिया। तो अब छोटा शकील ने लगा दिया काम अपने लोगों के कि इसको ढूंढो, पूरा इसका
देखो सिस्टम रैकी करो, कहाँ इसको पकड़ा जा सकता है, कहाँ अटैक किया जा सकता है। तो उसके साथ पूरी टिप मिलने के बाद सिर्फ 2 आदमी जाते हैं अटैक कर। उनको पता था ये आदमी घर से निकल के वहीं पे एक कभी आजकल के मॉल बना है, के स्टार मॉल, कुकरेजा बिल्डर ने बनाई है। वही कुकरेजा बिल्डर जिसको सलीम अहदी ने मारा था, उसके ऑफिस में जाके उन्हीं की वो इमारत है के स्टार मॉल, आजकल जहाँ वो खड़ी है, उस समय नहीं थी। उसकी बैक साइड में एक बजरंग बली का मंदिर है, हनुमान मंदिर भी कह देते हैं उसको। तो इन्होंने रैकी की कि महेंद्र पाटिल अपने घर से निकल के उस मंदिर में आता है और उसके बाद अपने काम धंधे पे लगता है। तो इन्होंने सोचा कि घर के पास तो अभी काफ़ी चेंजेस हो गई थी, वहाँ गाड़ी खड़ी करना, कत्ल करके भागना करना मुश्किल है, क्योंकि मंदिर थोड़ा सा आइसोलेटेड था, लोगों की नज़रों से दूर था, लेकिन वो भी CIU ऑफिस के बिल्कुल करीब, तो भी काम बहुत जल्दी करना था। तो पूरी रैकी करके एक दिन 97 में जैसे ही महेंद्र भाई जेल से छूट के आता है, 97 तक जिन लोगों के साथ था उनसे मैंने बात की, तो उनको तारीख याद नहीं, लेकिन 97 एंड में कहा जाता है ये मुन्ना जिगड़ा और एक आदमी जो बाइक चला रहा था, उसका नाम मुझे बताया था किसी ने, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया, नेट पे बहुत ढूंढा, कहीं मिला नहीं। तो वो आदमी बाइक चलाता है, मुन्ना जिगड़ा पीछे बैठा होता है, उसको मंदिर के बाहर जाके उस आदमी को आवाज़ लगाता है, महेंद्र भाई। जैसे ही इसकी तरफ देखता है, जो गोलियां चला के उसको वही मंदिर के पास ढेर करके भाग जाता है। और वो दोस्तों मुन्ना जिगड़ा का आखिरी क्राइम था मुंबई में। जैसे मैंने कहा, उसके बाद उसको बुला लिया गया। अब देखिए जो दुश्मनियाँ अंडरवर्ल्ड में कैसे की कैसे आगे बढ़ती है, इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट अगर आप देखें। मैंने उस ज़माने के ऑफिसर से बात की जो उस समय चाबूर में थे, उसके पहले भी जो थे मेरे वाली शेट्टी जो अभी AC पे रिटायर हुए, उनसे भी आज शाम को मेरी बात हुई, बहुत सारा इनपुट उन्होंने दिया। और उसके साथ साथ जो उस समय जो 2 अरुण चौहान वहाँ पे थे क्राइम में, और उसके साथ साथ श्रीपद काले, ये ऑफिसर थे जो पूरा चंबूर की जो क्राइम यूनिट और CIU उसको सबको देखते थे। तो काफ़ी सारी इनपुट पुलिस ऑफिसर से लेता रहता हूँ जितने अवेलेबल होते हैं। वाली शेट्टी साहब से बहुत पुराने हमारे मित्र हैं, हमारा एंटोपिल पुलिस स्टेशन भी किया उन्होंने, बटुंगा स्टेशन जहाँ हमारा रहता था वहाँ भी, और उसके बाद खार पुलिस स्टेशन, चैम्बूर की क्राइम ब्रांच, CIU क्राइम ब्रांच बॉम्बे की मेल, बहुत काम किया उन्होंने। बहुत सारे इनकाउंटर भी किए हैं, लेकिन कभी अपने नाम का शोर शराबा नहीं किया, ऑलवेज केप्ट लो प्रोफाइल, कभी किसी को ढूंढ के मारा नहीं, लेकिन जो सामने आके जिसने हथियार उठा लिया उसको छोड़ा नहीं। तो इस किस्म के मुझे आज बता रहे थे वो, जो आपके साथ साझा कर लेता हूँ। हमने जो विनोद मटकर का एपिसोड बनाया था, उसमें कहा था कि उसका एनकाउंटर प्रदीप शर्मा और दया नायक ने जुहू पे किया था, चंदन टाकी पे। तो वाली शेट्टी साहब ने क्लियर किया कि वहाँ नहीं, ये खार लिंकिंग रोड पे हुआ था, क्योंकि वाली शेट्टी साहब तभी खार पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे। तो वहाँ जिस जगह से इसको पकड़ा था, जिस होटल से उसका बार का जिक्र हमने किया था विनोद मटकर का, उसी बार से जब मेन रोड पे आते हो तो वो लिंकिंग रोड खार बांद्रा कहते हैं, जो आगे सांतापुर चली जाती है, दूसरी तरफ बैडरा चली जाती है। तो उसी लिंकिंग रोड पे उसको इनकाउंटर किया, लेकिन हो ये भी सकता है कि मारा उसको वहाँ पे जो चंदन टाकी पे, और उसके बाद उसको गाड़ी में ला के उसकी बॉडी खार लिंकिंग रोड पे रख के शो कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि लिंकिंग रोड पुलिस स्टेशन बाकी का पंचनामा जो है बड़े तरीके से कर लेगी, क्योंकि वाली शेट्टी साहब और दूसरे अफसरों को पूरा मालूम था कि इस किस्म का हादसा हो तो कैसे उसको ट्रीट करना है।
ये बात वाली सेठी साहब ने आज मुझे बताई। तो दोस्तों, इस तरह से लोगों से बात करते करते कई चीज़ों का खुलासा हो जाता है, कुछ गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं, कुछ मिसकंसेप्शन जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं, और ये देखते देखते बहुत से लोग साथ में जुड़ते रहते हैं और बाहर से अच्छी तस्वीरें आ जाती हैं। और आपको बता दूं कि हमारे पास उन लोगों की तस्वीर आ गई जो आपने देखी नहीं, जिनमें दिवाकर चुरी, संजय रगड़, इन सब की तस्वीरें हमारे पास आ गई हैं। छोटा राजन की पुरानी तस्वीरें, और जो पुराने BRA गैंग के लोग थे उनकी पुरानी तस्वीरें, ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था। तो जैसे जैसे अमर नायक की तस्वीरें जो एक तो चल रही हैं नेट पे, उसके अलावा और भी आई हैं। उसी तरह अनल पर्व की पुरानी तस्वीरें, बहुत से लोगों की, बहुत नामचीन जो लोग थे सबकी तस्वीर आ चुकी हैं हमारे पास, और भी इकट्ठी कर रहे हैं। कुछ पुराने पुलिस के सोर्सेज भेज रहे हैं, कुछ हमारे जो क्राइम के कलेक्टर्स हैं पुराने वो भेज रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आपके जो एपिसोड्स हैं वो थोड़े से और इंटरेस्टिंग आपको इसलिए लगेंगे कि बहुत से लोगों की तस्वीरें आप देख सकोगे जो पहले नहीं देखी थी। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, वो भी उन्हीं सोर्सेज से आई है। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ जो हमारे साथ इतनी मेहनत से जुड़े हुए हैं, हमारे प्रोग्राम भी देखते हैं और उनको अपना समझते हुए अपना योगदान भी डालते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुन्ना जिंगड़ा की, जो यहाँ से भागा ये क्राइम करके दुबई, दुबई से कराची, कराची से बैंकॉक, बैंकॉक से 11 साल जेल में रहने के बाद वापस कराची जाता है। और आजकल जो वहाँ पे पख्तूनवा एरिया है अफ़गानिस्तान पे बॉर्डर पे, वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसकी बीवी, उसके बच्चे वहाँ पे हैं, जो उसने मुझे लास्ट टाइम जो मेरी बातचीत हुई थी उसमें बताया था। और वहाँ पे काफ़ी कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर है। उसको मोबाइल फ़ोन करने के कुछ टाइम लिमिट उसको दी गई है, सुबह और शाम 2 बार वो मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता है, उसके बाद वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। बहुत सारी बंदिशें हैं उसके ऊपर जो उसने मुझे बताई थी। कुछ और चीज़ें भी कही थी जो मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि उसकी फैमिली की ज़िंदगी का सवाल है। तो ये किस्से कहानियाँ अंडरवर्ल्ड से जुड़े आपसे शेयर करते रहेंगे। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।